ओके स्टूडेंट्स, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग वंस अगेन ये वही सेगमेंट है, सेक्शन है जिससे हमको सचमुच प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ देखिए, ये हमारा 3 स्टेप प्रोसीजर है फॉर एनी इंडिविजुअल और फॉर एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू इम्प्रूव, या जो चाहता है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग में चैंपियन बन जाए। तो ये 3 स्टेप का रास्ता है। स्टेप 1, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आप उसका कॉन्सेप्ट समझ सको कि क्या पूछ रहा है, क्या क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। अगर ये क्वेश्चंस हमको क्लियरली समझ में आते हैं, मतलब बेसिकली स्टेप 1 इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि भाई बोल क्या रहा है। वो कौन से अपना वो पिक्चर, वो 3 इडियट्स में बोलता है ना, अरे कहना क्या चाहते हो, ये वैसा ही है। तो वो लेवल अगर अपन ने पार कर लिया कि वो जो क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं वो चीज हमारी समझ में आ गई, तो फिर हम सेकेंड स्टेप पे पहुंचते हैं, विच इज द सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला। देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा क्यों है, ऐसा 3 स्टेप का प्रोसेस क्यों है। क्योंकि आप देखो कि जब भी आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो हर एक का लटकने का अलग अलग स्टेज है। कोई इधर ही लटक जाता है कि मेरे को क्वेश्चन ही नहीं समझा, एंड ऑफ स्टोरी, आगे का सवाल ही छोड़ दो, मेरे को समझा ही नहीं कि क्वेश्चन क्या है। अब उसका आगे का लेवल क्या है, क्वेश्चन तो समझा पर कौन सा फॉर्मूला यूज करूं यही नहीं समझ में आ रहा है मुझे। मतलब मेरे पास उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मन में एक से ज्यादा फॉर्मूले आ रहे हैं। ऐसा भी होता है, वो सचिन तेंदुलकर रहता है ना, वो बोलता है यार मैं एक बॉल दिखता हूँ तो इसको बॉल से मेरे को अंदाजा लगता है मैं इसको 5-6 अलग अलग तरीके से खेल सकता हूँ। अब वो तेंदुलकर है, उसको प्रैक्टिस है, वो देखता है, सिर्फ बॉल ही नहीं देखता है, वो देखता है फील्डर भी कहाँ खड़ा है। अब हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि अरे यार ये मेरे को तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, कौन से फॉर्मूले से सॉल्व करूं। ऐसा भी होता है। और ये दोनों लेवल जो पार कर जाते हैं वो इस जगह पे अटक जाते हैं, गलती कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, व्हाटएवर यू से। सो ये तीनों स्टेप जो सही करता है वो अपने न्यूमेरिकल को सही तरीके से निकाल लेता है। एंड इसमें से ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो बाय प्रैक्टिस इंप्रूव ना किया जा सकता हो। तो सॉल्यूशन पूरे प्रोसेस का एक ही है कि आपको पहले समझना पड़ेगा, और ये जो काम है ये प्रैक्टिस से ही आएगा, बिना प्रैक्टिस से ये होने वाला नहीं। ओके चलिए, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में पढ़ूंगा, मैं आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करके दूंगा। पहले टाइम पे आप देखिए, आप सिर्फ समझिए, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ये क्या, क्यों आया, कैसे आया, तो आप पूछो कि मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा, ये कौन सा टर्म है नहीं समझा, देन वी विल गो फॉर दिस। और ये वाला स्टेप आपके लिए छोड़ूंगा मैं, ये काम आपको करना पड़ेगा और ईमानदारी से कीजिएगा। चलिए ठीक है, लेट्स बिगिन। प्रॉब्लम नंबर 1, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ द रेल्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग। देखो मुझे जैसे एक वैल्यू मिला 20 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये मुझे रेजिस्टेंस पूछ रहा है वो, व्हाट इज द रेजिस्टेंस वन ऑफ द रेल्स, रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग। सो वी आर डूइंग प्रॉब्लम नंबर 1।
सो मैंने 20 किलोमीटर पढ़ा, वो लेंथ है 20 इंटू 10⁻³ मीटर्स, क्योंकि लेंथ का ऐसा यूनिट इज मीटर। तब आगे क्या बोल रहा है, एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया दिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 25 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। रेल इज मेड ऑफ स्टील, रेजिस्टिविटी एट 20। अब देखिए, 2 बार उसने 20 मेंशन किया है। अगर ये पहली बार 20 होता, दूसरी बार 30, 40, 50 होता, तो मुझे सोचने की जरूरत पड़ती कि मेरा टेम्परेचर चेंज हुआ है, मैं क्या करूं। बट यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, मतलब वो 20 उसने ऐसे ही आपको टेस्ट करने के लिए दिया कि आप इस 20 को भी यूज करोगे क्या कहीं। सो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो एट 20 डिग्रीज। तो मेरा जो गिवन टेम्परेचर है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, सेम है, देयर इज नो चेंज इन दैट। Resistivity is 6 into 10⁻⁻8. So resistivity 6 into 10⁻⁻8 ohm meter. क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। अब एक बार आप आराम से पढ़ लीजिए, कोई भी डेटा आपको जो समझ में नहीं आ रहा है तो वो बताइए 30 सेकेंड्स। यू शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स कि क्या चीज कौन सा है। अगर आपको नहीं समझ रहे तो पूछ लो। If it is done, we can move on to the formula वाला step. ये डन है, ये क्लियर है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? तो अब अपन चलते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि फॉर्मूला है R चाहिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। सब कुछ दिया है। It's a fairly direct question. Students, I want you to try this, solve this and please get the answer. चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। तो कैसे करेंगे आप? 6 into 10⁻⁻8 रो लिख दिया, L लिखिए, फिर अपन A लिखेंगे, फाइव 4 जा 5, 5 जा, तो 24 अपॉन 5, 8, दिस इज +3, ये भी ऊपर जाएगा, +4 हो जाएगा। वेरी गुड तन्वी, वेरी गुड। So we are left with 10⁻⁻1. So 4.8 10⁻⁻1 आता है 0.48 ohms। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। कोई भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज पूछिए। डन है, क्लियर है? चलिए लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, बैटरी आफ्टर अ लॉन्ग यूज हैज EMF 24 वोल्ट। तो मुझे EMF पढ़ने में आ गया, 24 वोल्ट का EMF है। इंटरनल रेजिस्टेंस 380, तो इंटरनल रेजिस्टेंस 380 ohms। Calculate the maximum current drawn. For maximum current, resistance has to be minimum, और मिनिमम रेजिस्टेंस आपको कब मिलेगा? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ नहीं कनेक्ट करोगे आप, है ना? Can this battery drive the
car and find the maximum current. Okay, so two things to be answered. एक तो Imax और दूसरा वो कार ड्राइव होगा कि नहीं होगा. तो ये दो क्वेश्चंस है जो उसने अपने को पूछा है. So let's first go in for the Imax wala thing. Formula says I is equal to E upon R plus R. Now for I to be maximum, resistance has to be minimum. तो external resistance हम बाहर से कुछ नहीं लगाएंगे. So we will be left with E upon R. क्योंकि उसने कुछ वैल्यू तो दिया नहीं है कैपिटल R का. So this is 24 upon 380. चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं. So we can say this is 12 upon 190. So this is 12 upon 19, 10 raised to minus 1. अगर आपको 19 का टेबल आता है तो 19 का टेबल चालू कर दो. चेक करो कितने तक जाएगा. 19 6 is 114. ओके, बहुत बढ़िया. तो कैलकुलेशंस हैव बीन डन. सो 19 6 is 114, बचा 6, वो हो गया 60. 19 3 57, तो 0.63 बच गया 30. 631, 10 raised to minus 1, तो आपके पास ये आ जाएगा 0.0631 एम्पियर. 1 छोड़ दो तो 0.063 आपके पास आंसर आ रहा है. अब ये बहुत छोटा करंट है तो आपने Imax को निकाल दिया, वो भी मैक्सिमम करंट है. सो दिस इज योर Imax. तो सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का रहेगा, एज Imax is very small, so car motor cannot run या cannot work. जैसा भी उसने आपको स्टेटमेंट दिया है, can this battery drive starting motor of a car? So no, this battery cannot drive the starting motor of the car. ओके, 1 2 डन है. सबको समझ में आ रहा है? किसी को कहीं पर कुछ डाउट? सिर्फ कॉपी मत करना, समझना प्लीज. इसको समझना बहुत जरूरी है. शुरू करिए थर्ड वाला. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So battery of EMF 12 volt, internal resistance 3 ohms, connected to a resistor. Current in the circuit is 0.5. पहला calculate resistance, दूसरा calculate the potential difference.
चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 का गिवन लिखेंगे सबसे पहले। सो प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए हमको क्या क्या गिवन दे रहा है वो। ईएमएफ 12 वोल्ट दे दिया उसने आपको ईएमएफ। रेजिस्टेंस इंटरनल है कि एक्सटर्नल? इंटरनल, तो छोटा आर 3 ohms। करंट 0.5 एम्पियर। व्हाट आर द टू थिंग्स ही इज आस्किंग अस? तो पूछ रहा है आर कितना और कैपिटल वी कितना। अब अगर आपको आपका फॉर्मूला क्लियर है, सबसे पहले आराम से गिवन पढ़ लो। क्या आपका रीडिंग्स और अपना रीडिंग्स मैच हो रहा है? इज देयर एनीथिंग विच यू आर नॉट गेटिंग? प्लीज आस्क। आगे बढ़ सकते हैं। So first part of the question देखिए, we know that I is equal to E upon R plus R. So R plus R is equal to E upon I. ट्वेल्व अपॉन 0.5, 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं हाफ। So R plus 3, ये 1/2, 2 जाएगा ऊपर, so this is 24. So R is equal to 24 minus 3, which is equal to 21 ohm. Now second part of the solution is V equal to IR. How much is I? 0.5. How much is R? 21. तो आंसर निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर निकालिए। वेरी गुड जानवी। So final answer will be 10 raised to 5 volts. Correct, Sanskruti. How did 24 come? Okay. चलिए 24 की कहानी समझ लीजिए। This is 12 upon 0.5. So I can write 0.5 as 1/2. So this 2 will go up, which is 12 into 2 upon 1. चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में आपको करंट डेंसिटी के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलिए लेट्स गिव इट अ रीडिंग। करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो जिस दिन हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 वही है। So what do we have there? Magnitude of current density, copper wire 500 ampere per centimeter square, number of free electrons। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अपन ने किया है ये किया है क्या क्वेश्चन हम लोग ने? ऐसा फीलिंग आ रहा है इसको देखकर
ये क्वेश्चन आप लोग ने किया था, यस ना? हाँ, चलिए जो लोग ने नहीं किया था, लेट्स फिनिश इट ऑफ. So magnitude, current density, copper wire 500 ampere meters per centimeter square. The number of free electrons per centimeter cube is 8.47 10 raised to 22. Calculate the drift velocity. तो देखो भाई क्या क्या दिया है वो देख लो. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. जब आप कंफ्यूज हो जाओ, जब आपके वीडियो इज स्टक, अरे अच्छा ठीक ठीक ओके, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं. कभी कभी ऐसा होता है कि एक जगह पर सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. हमें वापस फिजिक्स अलग डायरेक्शन में नहीं लेके जाना चाहता. फोर्थ क्वेश्चन पे रहते हैं हम लोग. तो बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि हमको समझ में नहीं आता है कि यार इसको लिखूं कैसे. पहला लाइन देखो ध्यान से, करंट डेंसिटी इन कॉपर वायर. तो पहला जो टर्म दे रहा है वो आपको करंट डेंसिटी का टर्म दे रहा है. तो उसने अपने को क्या दिया है, करंट डेंसिटी मतलब J. अब क्या लिख के उसने दिया आपको 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. पर होना क्या चाहिए, वो मीटर स्क्वायर में होना चाहिए. तो इसको आप लिखोगे 500 एम्पियर, राइट दिस मीटर स्क्वायर, सो इट इज 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर. अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 500 10 raised to +4 एम्पियर मीटर स्क्वायर. सेकेंड उसने आपको दिया है N. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8.47 10 raised to 22. So once again, if you observe, it is electrons per centimeter cube. तो इसको भी हमको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. So this will become 8.47 10 raised to 22 electrons per 10 raised to -6 मीटर क्यूब. 10 raised to -6 ऊपर जाएगा, आपको मिलेगा 8.47 10 raised to 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब. बोलो भाई, कहीं पर भी कुछ भी पॉइंट आपको अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज पूछिए. कोई पॉइंट अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लीजिए. सर, हाँ बोलिए. सर जो 10 raised to -6 था वो आपने ऊपर के 10 raised to 23 कैसे हुआ? 28 है वो, 28. ओ ओके सर, ओके सर. ओके सर, थैंक यू सर. ऐसे ही जो भी अटकेगा तो पूछ लेने का, मन में कुछ नहीं रहना चाहिए भाई. तो देखिए J मिल गया, N मिल गया, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन उसने अपने को दिया हुआ है ब्रैकेट में. तो स्मॉल e अपने को पता ही है. क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब VD. चलिए
तो VD का क्या फॉर्मूला यूज करोगे? VD is equal to J upon NE. So this is the formula to be used. चलो प्लीज सॉल्व करो और आंसर निकालो. वेरी गुड आर्यन. यस, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेरे साथ साथ ही चलना है, आप आगे बढ़ सकते हैं. वेरी गुड गौरी, बहुत बढ़िया. तो अगर आपको गिवन और फॉर्मूला समझ में आ रहा है तो आप आगे का कैलकुलेशंस करके डेफिनेटली आगे बढ़िए, कोई रोक टोक नहीं है. दो लोगों को आंसर्स आ चुका है, बाकी लोग भी प्लीज ट्राई कीजिए. ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं हम लोग. 3 resistors 10, 20, 30 connected in series combination. First part, find the equivalent resistance of series. Very good, Janvi. Janvi बेटा, also write down the unit meter per second. आपको नहीं, जो लोग भी हैं VD आप लिखते हो आंसर, प्लीज यूनिट लिखना नहीं भूलना, वरना उसमें हमारा मार्क्स अननेसेसरली चले जाता है. सो प्रॉब्लम नंबर 5, R1 दिया है 10, R2 20, R3 30. अब क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोलता है आपको फाइंड द इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, RS चाहिए. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. सेकेंड पार्ट बोलता है व्हेन दिस सीरीज इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट सप्लाई, neglecting the value of internal, obtain potential difference across each cell. तो सेकेंड पार्ट में ये 0 है और अपने को चाहिए V1, V2, V3. तो अगर सब लोग ने प्रॉब्लम नंबर 5 पढ़ लिया है, गिवन आपकी समझ में आ गया है, तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन. सो मेरा पहला पार्ट RS, सीरीज में सिर्फ ऐड करना है हमको. तो दिस इज गोइंग टू बी 10, 20, 30. तो ये आ गया आपके पास 60. अब सेकेंड पार्ट के लिए उसमें आपको बैटरी EMF दिया है 12. सो इन द सेकेंड पार्ट आपके पास जो बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट का बैटरी आपके पास है, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है. तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, प्लीज रिमेंबर E इज इक्वल टू V. सीरीज में करंट सेम, so V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3. यानी हमको किसकी जरूरत है ये कैलकुलेट करने के लिए? हमको करंट की जरूरत है. तो नेट करंट ऑफ द सर्किट,
I is equal to V by RS 12 by 60, write it as 1/5 एम्पियर। अब इसको और सिंप्लीफाई करने मत जाइए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द करंट। उसने आपको करंट नहीं पूछा है, उसने आपको ये तीन चीज पूछा है, और ये तीनों नंबर्स 5 से आराम से कैंसिल होगा, तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीनों वोल्टेज निकल जाएगा। काउंटर चेक कैसे कर सकते हो, तीनों को ऐड करके देखना, आपको वैल्यू 12 ही मिलेगा। Why? Because in series V is equal to V1 plus V2 plus V3. So there is always a method to counter check. Correct निशा, बहुत बढ़िया। Yes शिवम, correct बेटा। गौरी correct, Jordan correct, गौरी correct, श्रद्धा बहुत बढ़िया। 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट आप लोग का आंसर आएगा। एक्सेलेंट। अब देखिए, ये क्वेश्चन सीरीज का था, अगला वाला पैरेलल का है। शाबाश साइली, बहुत बढ़िया बेटा। जानवी वेरी गुड, अनवेद बहुत बढ़िया, एनसी गुड वन, करेक्ट है विशाल। So your answers are going to be 2, 4 and 6. किसी को नहीं जमा है ऐसा कुछ है क्या, कोई अटका है क्या? देखो आपको आंसर आ गया है, आप नहीं दे रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको आंसर नहीं आ रहा है और आप नहीं पूछ रहे हो, भाई इसमें सबसे दुखी आदमी मैं हूं, राइट? और ये आपके लिए नहीं भाई, ये मेरे लिए है। I always believe and I always said कि यार अपने से फिजिक्स पढ़ के गया और फिर भी अगर उसको नहीं आ रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर तो फायदा ही नहीं है ना आपका। क्लास क्यों लगाया भाई आपने? प्लीज एक्सप्लेन द सेकंड पार्ट। देखो ये बुलवाने के लिए भी मुझे पहले स्टोरी सुनानी पड़ती है तुमको। मैं तुमको स्टोरी सुनाऊंगा तब तुम मेरे को डाउट पूछोगे। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट फिर से। ओके, सेकेंड पार्ट को पहले हम समझते हैं। द मोमेंट यू गेट स्टक अप, स्टूडेंट्स, द मोमेंट यू गेट स्टक अप, सबसे पहले आप ये पता करो कि वो क्या पूछ रहा है, ये बात आप समझे हो क्या, और नहीं समझे हो क्या हम इसको कुछ डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं? आर्यन शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। तो अपने पास पहला रेजिस्टेंस है, अपने पास दूसरा रेजिस्टेंस है, अपने पास तीसरा रेजिस्टेंस है, R1 है, R2 है, R3 है। ये मेरे पास में एक बैटरी है जो मैंने कनेक्ट कर दिया 12 वोल्ट का। यहाँ से जाएगा करंट, ये करंट इसमें से फ्लो होगा तो इसके अक्रॉस V1, करंट इधर से जाएगा तो V2, करंट इधर से जाएगा V3। और उसने मुझे क्वेश्चन में यही पूछा है V1 कितना, V2 कितना, V3, ये मेरा क्वेश्चन। अब मुझे V1 चाहिए तो V1 कैसे मिलेगा बताइए? इट विल बी IR, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो IR इधर भी चाहिए, IR1, IR2, IR3, मतलब बिना I कैलकुलेट किए हम लोग ये V1, V2, V3 नहीं निकाल सकते। अब करंट कैसे निकालते हैं? I is equal to, you can say the formula is R plus R, ये आपका सीरीज वाला हो गया, नेट रेजिस्टेंस 60। Since small r is not given, तो मेरा बैटरी कितने का है? 12 का, और मेरा टोटल रेजिस्टेंस कितना है? So total resistance of the circuit is 60. So it is 12/60, which is 1/5 एम्पियर। तो करंट कितना आ गया भाई अपने पास? 1/5 एम्पियर। अब आपको देखिए तीन चीज निकालना है, V1,
तो आप लिखो IR1, फिर आपको निकालना है V2, यहाँ लिखो आप IR2, और क्या चाहिए V3, ये रहेगा IR3। I का वैल्यू आपको मालूम है 1/5, R1 का वैल्यू कितना है 10, कट कर दो कितना आया 2 वोल्ट, I का वैल्यू 1/5, R2 कितना है 20, 5 4 20, वैल्यू कितना आया 4 वोल्ट। इधर देखो 1/5, R कितना है R3 30, कट करो कितना आया 6 वोल्ट। जय माता दी, खत्म हो गया। चलिए अगला वाला करते हैं। 2 रेसिस्टर्स 1 किलो एंड 2 किलो। अभी क्या होता है, कभी कभी बच्चा वो के देखता ही नहीं है, अपने जोश में अपने जुनून में वो के हट ही जाते हैं नजर में से। तो 1 के मतलब 1000, 2 के मतलब 2000। तो ये लिखना मत भूलना, उसने 1 किलो ओम 2 किलो ओम इस तरीके से दिया है कि अपनी नजर में नहीं आता वो। अब देखो क्या बोल रहे हो, they are connected in parallel, find the equivalent resistance of the parallel combination. So 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2। पहला काम हो जाएगा। When this parallel combination is connected 9 volt supply, internal resistance neglect कीजिए, calculate the current through each resistor। तो आपको पता लगाना है कि हर एक रेजिस्टर में से कितना करंट जाएगा। चलो भाई, ये वाला डन है, आगे बढ़े। यस सर। Yes. ओके, फटाफट गिवन लिख दीजिए। So we're on problem number 6. So P6 कर रहे हैं हम लोग। R1 1000 ohm, R2 is 2000 ohms, 9 वोल्ट का सप्लाई रहेगा। So E is 9 volt. Internal resistance is 0, that is to be neglected. Okay, now what are the things to be found out? पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं आरपी निकालो। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आरपी निकालिए, ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। और दूसरे पार्ट में वो बोल रहा है करेंट्स डिवाइड होने वाले हैं, तो आपको I1 और I2 निकालने को बोला जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, so let's begin with the first part. So first part is 1/Rp is equal to 1/R1 plus 1/R2। ये हो गया 1/1000 plus 1/2000। अब देखो भाई क्या करने का, डिनोमिनेटर सेम कर दो, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो। So this will become 2 plus 1, this is 3/2000। ये हो गया 1/Rp। So Rp is equal to 2000/3। This is equal to 666.66 चलता जाएगा, तो 67। ये आपका Rp आ रहा है। आपको अगर किलो ओम में लिखना है तो आप लिख सकते हो इसको 0.6667। अगर किलो ओम लिखना चाहते हो ओम में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सेकंड पार्ट में भाई। तो सेकंड पार्ट के लिए what we can do is we can draw the diagram for better understanding. यहाँ पे मुझे करंट चाहिए,
यहाँ पे मुझे करंट चाहिए, R1 मालूम है, R2 मालूम है, this is E which is equal to V. Why am I writing equal to V? Because R is 0. तो पैरेलल में वोल्टेज सेम, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम, इधर वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट इज द वोल्टेज. So if I want I1, if I want I1, तो I1 मुझे चाहिए. अब देखिए I1 हम कैसे निकालेंगे, I1 is equal to, ध्यान दीजिए प्लीज, V is equal to IR, so I is equal to V upon R. V कितना है मेरे पास, 9 वोल्ट, so this is 9 upon R1. R1 कितना है, 1000, यानी 9 मिली एम्पियर. दिस इज 9 into 10 raised to minus 3 एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं 9 मिली एम्पियर. दिस इज 9 upon 2000, तो ये आधा हो जाएगा 4.5 मिली एम्पियर. यानी टोटल करंट कितना रहेगा, टोटल करंट विल बी I1 plus I2. So this is 9 plus 4.5, 13.5 milliampere will be the total current. So students, we have completed up to problem number 6. We will be stopping here for